दो जिन वापस आता है और इस बार उसके पास और भी ज्यादा बैग्स हैं। सिर्फ एक दिन की हंटिंग में इतना सारा लूट देखकर पूरा ग्रुप सोचने लगता है अगर ये बात बाहर की दुनिया को बताई तो कोई एक शब्द भी बिलीव नहीं करेगा। दो जिन की गॉड लाइक पावर इतनी ज्यादा इंसेन है कि उसे एक्सेप्ट करना ही मुश्किल, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबको साफ साफ वार्निंग दी जाती है आज यहाँ जो भी हुआ है उसकी एक भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए और अब उन्हें मजबूरी में इसे मानना ही पड़ेगा। इधर वो गॉर्जियस एस रैंकर जू यॉन हमारे बॉय के पास आती है और उससे काफी देर तक बात करती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई कपल फ्लर्ट कर रहा हो। कम से कम ग्रुप के लोग तो यही समझ रहे हैं। असल में वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये किसी शिप की शुरुआत है। उनके हिसाब से जुयॉन के लिए पूरी दुनिया में अगर कोई प्रॉपर मैच है तो वही है, खास तौर पर उनकी मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ को देखते हुए। लेकिन मजेदार बात यह है कि ए रैंक गिल्ड मास्टर जल्दी ही समझ जाती है कि ये उसकी फैंटेसी वाला परफेक्ट कपल नहीं है। उनके चेहरे देखकर साफ लग रहा है कि ये फ्लर्ट नहीं बल्कि आर्ग्यूमेंट है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है जो जू यॉन जैसी एस रैंकर से ऐसे बात कर सके। और असली शॉक तो तब लगता है जब डोजिन उसे एक बैग पकड़ा देता है और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला जाता है। गिल्ड मास्टर और ज्यादा स्टंड रह जाती है। बैकपैक्स और उनके कंटेंट्स को लेकर जूलियन खुद एक्सप्लेनेशन देती है। असल में डोजिन को डर है कि अगर बाहर की दुनिया को पता चल गया कि उसने कसीरियन को मारा है तो वो ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन जाएगा और उसे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए वो इस पूरे मैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे जूलियन के शोल्डर्स पर डाल देता है। उसका ये डिसीजन सुनकर दोनों ही कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह जाते हैं। लेकिन आयरनी देखो, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम कर जाता है और जूलियन के अंदर उस मिस्टीरियस यंग मैन को और जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। शॉर्ट में बोले तो गर्ल इज इन लव सीन शिफ्ट होता है। अब हम पहुंचते हैं एक अलग जगह जहां वही फेमस एस रैंकर पार्क हेयोल ट्रेनिंग कर रहा है। वो पंचिंग बैग पर लिटरली बीस्ट मोड में टूट पड़ा है। उसका असिस्टेंट ये देखकर हैरान है क्योंकि साफ दिख रहा है कि हेयोल गुस्से से भरा हुआ है। जैसा पहले बताया गया था वो स्वीट लाइफ गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। असिस्टेंट उसे काम करने की कोशिश करता है, बोलता है कि थोड़ा एंड्योरेंस से रखना जरूरी है क्योंकि मुश्किल वक्त में वही काम आएगा। हेयोल भी इस बात से अग्री करता है। उसका मानना है कि जो लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो एक दिन उसकी रैथ झेलेंगे और बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब पूरी दुनिया उसकी ताकत को मानेगी, सबसे पावरफुल गिल्ड मास्टर के रूप में। असिस्टेंट फिर उसकी खास अचीवमेंट याद दिलाता है, कसेरियन हंटिंग स्ट्रीक, जो उसे बाकी सब हीरोज से अलग बनाती है। और यहीं से एक नया स्टॉर्म धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाता है। वो यहाँ तक बोल देता है कि उसका नाम हिस्ट्री बुक्स में दर्ज होगा उस हीरो के तौर पर जिसने कसीरियन को सबसे छोटी स्क्वाड के साथ हराया। मजेदार बात यह है कि ये टाइटल अब डोजिन से कोई छीन ही नहीं सकता। गिल्ड मास्टर पूरे जोश में ये बात अपने असिस्टेंट को सुनाता चला जाता है, अपनी अचीवमेंट्स गिनाते हुए। हालांकि सच्चाई ये भी है कि उनकी गिल्ड को 3 साल पहले के मुकाबले भारी लॉसेस झेलने पड़े। फिर भी एक ही बात है जो उसके चेहरे पर स्माइल ले आती है कि कसेरियन को सबसे बेहतर तरीके से हराने वाला इंसान आज भी वही है। और इस बात पर उसका वन नाइट सर्वेंट भी पूरा अग्री करता है। हाई रैंकिंग हीरोज की बात करते करते सीन शिफ्ट होता है सीधा कैंग यंग पियो के ऑफिस। यंग पायो इस वक्त एक रिपोर्ट पढ़ रहा है जिसमें लिखा है कि डोजिन ने कैसे एक ही शाम में चेओलवू के साथ पूरा खेओस मचा दिया और उसके कजिन को लिटरली अनाहिलेट कर दिया। प्लान तो ये था कि चेओलवू उसे गेट के अंदर लॉक करके हमेशा के लिए खत्म कर देगा, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ऐसा आया कि डोजिन का अवेकनिंग ही हो गया। और फिर एक और बड़ा रिवील, जो क्लाइंट डोजिन को मरवाना चाहती थी वो कोई और नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंग हीजू है, वही औरत जो कोरिया के सबसे वेल्थी लोगों में टॉप पर बैठी है। यंग पियो को ये बात अजीब लगती है, इतनी पावरफुल औरत किसी रैंडम लड़के को टारगेट क्यों करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि डोजिन असल में उसका स्टेपसन है जिसे 7 साल की उम्र में फैमिली में लिया गया था, सब क्लियर हो जाता है। और जैसे ही हीजू का खुद का बायोलॉजिकल बच्चा पैदा हुआ, डोजिन को फैमिली से बाहर फेंक दिया गया। ये सुनकर यंग पियो अम्यूज्ड हो जाता है। वो ताना मारते हुए बोलता है, पैसा भी तुम्हें फैमिली से किक आउट होने से नहीं बचा सकता। हिट के पेमेंट की बात आती है तो पता चलता है कि उन्हें सिर्फ 3 अरब वॉन मिलने वाले हैं। यंग पियो जैसे आदमी के लिए ये अमाउंट लिटरली पीनट्स है। और उधर चेओलवू की हालत, वो अपनी ही जिंदगी के एज पर लटका हुआ है। डोजिन से लड़ाई के बाद उसके पूरे शरीर पर बर्न्स और ब्रूजेस हैं, उसकी आईसाइट पूरी तरह जा चुकी है और वो अब लाइफ लॉन्ग क्रिपल बन चुका है। ये सब देखकर यंग पियो तक को मानना पड़ता है डोजिन के मेथड्स जेन्युइनली रूथलेस हैं। लेकिन आयरनी देखो, यंग पियो हंसते हुए बोलता है कि अगर वो होता तो सिर्फ स्कल स्मैश नहीं करता, लिम्स भी काट देता। पहली नजर में लगता था कि ये अपने कजन से ज्यादा सेन होगा, लेकिन अब साफ हो जाता है ये उससे भी ज्यादा डेंजरस है। लड़ाई की डिटेल्स डिस्कस करते करते एक और नाम सामने आता है, जूयॉन। खबर ये है कि वो भी वहां मौजूद थी और अलेजिडली उसने किसी न किसी तरह डोजिन की मदद भी की थी। ये सुनकर यंग
पायो जेन्युइनली शॉक्ड हो जाता है और तुरंत सिचुएशन के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका असिस्टेंट भी कुछ ठोस नहीं जानता। जूयॉन और डोजिन की मीटिंग को क्वाइटली सप्रेस कर दिया गया था, जिसकी वजह से डिटेल्स पूरी तरह गायब। ये सुनते ही यंग पियो पूरी तरह पिस्ड द फज ऑफ हो जाता है। वो अपने सर्वेंट को कॉलर से पकड़कर दहाड़ता है, जो भी करना पड़े कर, उन दोनों के रिलेशनशिप का स्टेटस निकाल कर ला। मुझे यकीन है कि उन दोनों के बीच कोई डील हुई है। असिस्टेंट उसके गुस्से से पूरी तरह टूट जाता है और बिना एक पल गंवाए इन्वेस्टिगेशन के लिए भाग जाता है। पीछे यंग पियो अकेला रह जाता है, पूरे कमरे में चीजें पटकता हुआ, टेम्पर टेंट्रम फेंकता हुआ। उसे पता है कि हीजू के लोग जल्द ही उसके पास आएंगे उस जॉब को पूरा करवाने के लिए जो उसका कजिन चेओलवू फेल कर गया। और ऑनेस्टली यंग पायो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार हीजू एक ऐसी औरत है जिसके पास एंड्रू टेट लेवल का पैसा है। इतनी वेल्थ के सामने ये ग्रीडी स्कमबैग मना कैसे कर सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है सीधे हमारे बॉय डॉडजिन पर, जो रैड के बाद घर लौट रहा है। आज के एक्सपीरियंस के बाद वो जनरली खुश है कि उसने गेट की जगह रिफ्ट में हंटिंग की, लेकिन इससे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती है, क्योंकि लो प्रोफाइल रहने के लिए शायद उसे जूयून के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाए रखना पड़े। उसे उनकी कॉन्वर्सेशन याद आती है जहां जूयॉन ने साफ साफ कहा था कि लोग उसके आसपास सस्पिशियस हो जाएंगे और कसेरियन को मारने वाले इंसान की आइडेंटिटी पूछेंगे। अगर वो आइडेंटिटी रिवील हुई तो समझो ट्रबल का फ्लड गेट खुल जाएगा। इसलिए फिलहाल जूयॉन का प्लान सिंपल है, सारे वैल्यूएबल्स को स्टोर करके रखना, और अगर कभी डोजिन फेमस होना चाहे तो वो खुशी खुशी सब कुछ दुनिया के सामने ला देगी। इसके जवाब में हमारे ब्रो ने पूरा बैग ही उसके हाथ में थमा दिया, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब उसे रिफ्ट जोन्स में घुसने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जूयॉन पर डिपेंड करना उसी के लिए ट्रबल क्रिएट करता है। फिर भी आज की रात अच्छी होने वाली है, क्योंकि चंग स्योब ने उसके लिए एक लग्जूरियस हाउस अरेंज किया है। लेकिन जैसे ही डोजिन घर के अंदर कदम रखता है वो चौंक जाता है। बाहर ढेर सारे जूते पड़े हुए हैं, मतलब साफ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स आ चुके हैं। अंदर घुसते ही वो देखता है कई सूटेड मैन बैठे हुए हैं और उनका बॉस उसके अपने लोगों से बात कर रहा है। वो आदमी दिखने में जुजुत्सु काइजन के ननामी का एक ज्यादा डिप्रेस्ड वर्जन लगता है और उसकी नजर सीधे डोजिन पर गड़ी हुई है, बिल्कुल ईगल की तरह। इसी बीच यून यंग खुशी से भागती हुई अपने भाई को ग्रीट करने आती है और डोजिन वो पूरी सिचुएशन देखकर पूरी तरह बैफल्ड है। तभी वो आदमी आगे बढ़ता है और अपनी आइडेंटिटी साफ करता है, प्रोसिक्यूटर पार्क चेओयोंग। वो खुलकर डोजिन और चंग स्योब के बीच के कनेक्शन की ओर इशारा करता है और यहीं से एक बिल्कुल नया आर्क शुरू होने वाला है। चंग स्योब के साथ उसके कनेक्शन की वजह से डो जून को तुरंत इमरजेंसी अरेस्ट में डाल दिया जाता है। उस पर आरोप लगाया जाता है कि वो HCS कैपिटल के करप्ट CEO द्वारा चलाए जा रहे मनी लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। सिचुएशन को बिगड़ने से बचाने के लिए SCO डो जून बिना किसी रेजिस्टेंस के इस अलेज्ड अरेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जो सीधे तौर पर हुआंग चंग स्योब के लोन शार्क ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था। उसे तुरंत हैंडकफ्स पहनाए जाते हैं और एक बिल्कुल बेयर इंटरोगेशन रूम में बंद कर दिया जाता है। कमरे के अंदर बैठा डो जून बाहर से आती एक घमंडी वॉइस सुनता है। वही प्रोसिक्यूटर फोन पर किसी को अश्योर कर रहा था कि हुआंग चंग स्योब और CO डो जून दोनों गुड लिटिल बॉयज की तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। कॉल काटने से पहले वो सामने वाले का धन्यवाद करता है। उसकी बेटी की फॉरेन स्टडीज अरेंजमेंट संभालने के लिए जाते जाते वो जानबूझकर डायरेक्टर हुआंग का नाम लेता है, ठीक डो जून की सुपर ह्यूमन हियरिंग की रेंज। इसके बाद प्रोसिक्यूटर चुपचाप बैठे डिटेनी के पास आता है और लेक्चर देना शुरू करता है। वो बताता है कि वो लॉ का आदमी क्यों बना, क्योंकि बचपन से ही उसका सपना था सोसाइटी के ट्रैश को लॉ अबाइडिंग सिटीजन से अलग करना। वो एक मोटा सा फाइल पैकेट जोर से टेबल पर पटकता है और दिखावा करता है कि उसके पास SCO डो जून के खिलाफ कितना डर्ट है। उसके मुताबिक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में लगे चार्जेस ही डो जून को कम से कम 10 साल तक जेल के पीछे भेजने के लिए काफी हैं। ऊपर से हुआंग चंग स्योब से पहले ही इतने स्टेटमेंट्स कलेक्ट कर लिए गए हैं कि पूरे ऑपरेशन को नेल किया जा सके। लेकिन SCO डो जून जरा भी रिएक्ट नहीं करता, ना डर ना गुस्सा, कुछ भी नहीं। एक्सपेक्टेड रिएक्शन ना देखकर प्रोसिक्यूटर झल्ला जाता है और गालियां देने लगता है। तभी डो जून ठंडे लहजे में सीधे सवाल दाग देता है, ये सारा वीक लेगलिटी स्टंट उस बिच हांग ही जू का है ना? ये सुनते ही प्रोसिक्यूटर विजिबली शेकन हो जाता है, लेकिन तुरंत डिनाई कर देता है। वो यहाँ तक कह देता है कि उसने ये नाम कभी सुना ही नहीं। डो जून उसी पल समझ जाता है कि ये क्रूकेट बास्टर्ड्स पहले ही हुआंग चंग स्योब के साइड पर काम कर चुके हैं। वो शांति से साथ आया था सिर्फ ट्रबल अवॉइड करने के लिए, लेकिन अब साफ था कि हालात और भी अगली होने वाले हैं। फिर भी प्रोसिक्यूटर डींग हाँकता है कि लॉ के लोग किसी के दबाव में नहीं आते। इसके जवाब में डो जून बस अपनी ऑरा से थोड़ी सी किलिंग इंटेंट लीक करता है, बस उतनी ही। प्रोसिक्यूटर की हालत वहीं शॉक प्लस फियर में खराब हो जाती। प्रोसिक्यूटर को वो पियर्सिंग गेज प्रिमिटिव लेवल पर महसूस हुआ, जैसे सीधा उसकी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट हो। उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि वो एक हैंडकफ्ड पर्प से डर गया। ईगो हर्ट होते ही वो खुद को मैन अप करने की कोशिश करता है और मन ही मन सोचता है कि इस डिटेनी को जोर का स्लैप मार दे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे स्टूपिड गलती करता, एक इंटर्न बीच में आकर उसे बाहर बुला लेता है। इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकलते ही उसे एक शॉकिंग अपडेट मिलती है। SCO डो जून की फाइल में एक बड़ा डिस्क्रेपेंसी निकला था। बिल्डिंग के हीरो डिटेक्टर ने डो जून को
ऑर्डिनरी पर्सन क्लासिफाई किया था। एक बार नहीं 2 बार चेक किया गया, रिजल्ट वही रहा। ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही। हाल ही में जिन इंसिडेंट्स में एसईओ डोजुन इन्वॉल्व रहा है, उनके हिसाब से ये रिजल्ट बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। प्रोसिक्यूटर के दिमाग में डाउट आता है, कहीं उन्होंने शुरू से ही लड़के को अवेकनर मानने में गलती तो नहीं कर दी। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होंग ही जू की टी ग्रुप से आई थी, इसलिए इंटेल सपोजिटली रिलायबल मानी जा रही थी। लेकिन अब डोजुन उनके लिए एक अनसॉल्वेबल पजल बन चुका था। आखिर एक नॉर्मल सिविलियन पर ऐसे केसेस कैसे लगाए जा सकते हैं जिनमें क्लियर तौर पर सुपर ह्यूमंस इन्वॉल्व्ड हो? इधर डोजुन अंदर ही अंदर प्रोसिक्यूटर को एक इनकॉम्पिटेंट डॉग समझकर मॉक कर रहा था। अगर वो चाहता तो ये फ्लिम्जी कफ्स तोड़कर पूरी जगह को रबल में बदल सकता था। उसके बाद फॉल आउट की भी कोई टेंशन नहीं, बस ग्रैंडमा और यून यंग को कहीं सेफ ले जाकर सेटल हो जाता, शायद ओवरसीज। लेकिन ब्रूट फोर्स वाला रास्ता अपनाने से पहले ही इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खुलता है। सूट और टाई में ह्यून जू यॉन अंदर आती है। साफ था उसे इस रॉन्गफुल अरेस्ट की खबर मिल चुकी थी और वो सिचुएशन देखने खुद आई थी। जब उसने डोजुन से पूछा कि उसे क्यों डिटेन्ड किया गया है, तो वो बिना घुमाए साफ बोल देता कि उसे खुद भी ठीक से नहीं पता। थैंकफुली जूयन उसे तुरंत एडवाइस करती है कि कोई भी रेकलेस कदम न उठाए। शायद वही एक इंसान है जो सच में जानती है कि ये आदमी क्या कर सकता है। सिचुएशन फ्रस्ट्रेटिंग जरूर है, लेकिन अभी फोर्स यूज करना चीजों को और मेसी ही करेगा। जूयन ने आज सुबह उठकर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे लीगल सिस्टम में घसीटा जाएगा, लेकिन एक बात उसे क्लियर है, दो जून इनोसेंट है। उसके सामने एक इनोसेंट इंसान को फॉल्स एक्यूजेशंस की वजह से पनिश किया जा रहा है और ऐसे में वो चुप नहीं रह सकती। एस रैंक होने के नाते ही नहीं, एक इंसान होने के नाते भी वो इस इनजस्टिस को सही करना चाहती है। जूयन को यकीन है कि हीरो एसोसिएशन जल्द ही एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। वो डोजुन की फेक हीरो लाइसेंस तक पहुंचेगी और फिर बहुत कुछ सरफेस पर आने वाला है। डोजुन ने कैजुअली जूयन से पूछ लिया कि उसका फैमिली सिचुएशन कैसा है। उस पल जूयन को एहसास हुआ कि उसे किसी सेक्रेटरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन जब डोजुन ने उसे उस इनडिसाइफरेबल इंटेंसिटी वाली नजर से घूरा तो वो आखिरकार गिव इन कर गई। उसने उसे आसर किया कि फैमिली को कोई हार्म नहीं होने दिया जाएगा। जब जूयन इंट्रोगेशन रूम से बाहर निकली, डोजुन ने पीछे से कैलमी बोल दिया कि ये डेट वो कभी नहीं भूलेगा। वो ऊपर से चाहे जितना न्यूट्रल दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर जूयन को अच्छा लगा कि इस बार वो उस पर रिलाई कर रहा है। उसने प्रॉमिस किया कि इस पूरे हिकअप को वो जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व करेगी, और ये कोई हॉलो प्रॉमिस नहीं था। ह्यून जू यॉन ने जो मेथड चुना वो टिपिकल लीगल डिफेंस नहीं था। उसने डोजुन की इनोसेंस प्रूव करने के बजाय सीधे प्रोसिक्यूटर पार्क की गंदी गेम एक्सपोज कर दी। उसके क्राइम्स, इलीगल डीलिंग सब सामने आ गए। नतीजा, उस स्कमबैग को फोर्सफुली डिसमिस कर दिया गया। जैसे ही वो ऑब्स्टेकल हटाया गया, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन अपने आप स्मूथ चलने लगी। एसईओ डोजुन को लोन शार्क ऑपरेशन और हालिया इंसिडेंट्स में पूरी तरह इनोसेंट साबित कर दिया गया, लेकिन पूरी तरह बच निकलना पॉसिबल नहीं। इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हो गया कि उसने अनऑथराइज्ड हीरो लाइसेंस यूज किया था। थैंकफुली जूयन की एक्टिव डिफेंस की वजह से पनिशमेंट बस प्रोबेशन तक ही सीमित रही। जब दोनों कार से डोजुन के घर लौट रहे थे, तभी रेडियो पर ब्रेकिंग न्यूज आई। इंग्लैंड में एक प्रीवियसली अनसीन मॉन्स्टर दिखाई दिया था जो मैसिव डिस्ट्रक्शन मचा रहा था। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक वो एक मैंटिस लाइक क्रीचर था, लगभग 1.5 मीटर लंबा, कंपाउंड आइज के साथ और टेरिफाइंग जंपिंग पावर वाला। डिस्क्रिप्शन सुनते ही डोजुन ने कैजुअली बोल दिया, ये मैकेजन है। ये सुनते ही जूयन ऑलमोस्ट कार क्रैश कर बैठी। न्यूली डिस्कवर्ड मॉन्स्टर्स की इन्फॉर्मेशन हीरो एसोसिएशन के अंदर हेविली गार्डेड रहती है। उसे खुद मैकेजन के बारे में सिर्फ इसलिए पता था क्योंकि वो एक एस रैंक हीरो है। असल बात यह है कि मॉन्स्टर्स को कोई रैंडम इडियट नाम नहीं देता। जब कोई मॉन्स्टर मरता है तो वो मैजिक स्टोन ड्रॉप करता है, जिसमें सिर्फ कंडेंस्ड एनर्जी ही नहीं बल्कि यूनिक इन्फॉर्मेशन भी एनकोडेड होती है। उस डेटा को एनालाइज करके मॉन्स्टर की पूरी प्रोफाइल निकाली जा सकती है, यहाँ तक कि उसका रियल नेम भी। आज की अर्थ पर यह काम साइंस और टेक्नोलॉजी से किया जाता है, लेकिन डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड में यही काम मैजिक से था। सीधे शब्दों में कहें तो डोजुन मॉन्स्टर्स को दोनों वर्ल्ड्स के लेवल पर जानता है, उनके नाम, हैबिट्स, वीकनेसेस, सब कुछ। इसीलिए उसने कैजुअली ये भी ऐड कर दिया कि मैकेजन्स को हैंडल करना एक्चुअली आसान है, बस रेड फ्लावर एंट के फ्लूइड का इस्तेमाल करना होता है। वो फ्लूइड इंसानों के लिए बिल्कुल हार्मलेस है, लेकिन मैकेजन्स के लिए एक एक्सट्रीमली पोटेंट पैरालिटिक टॉक्सिन की तरह काम करता है। बस उन बग्स पे स्प्रे कर दो और उनका पूरा रैम्पेज इंस्टेंटली स्टॉप हो जाएगा। ये सुनते ही ह्यून जू यॉन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसका हर वर्ड, हर मूव सीओ डोजुन को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाता जा रहा। जूयन ने जितनी बार भी उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में प्रोब करने की कोशिश की, डोजुन ने हर बार साफ अवॉइड की। असल में उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा था। वो फ्यूचर में आने वाले हर पॉसिबल हेडेक को परमानेंटली खत्म करने का प्लान बना रहा था। उसके हिसाब से सबसे सिंपल और लॉजिकल सोल्यूशन बस एक ही था, होंग ही जू को मार देना। इधर उसी डेविल का नाम लो और वो सामने। डायरेक्टर होंग पूरी तरह पैनिक मोड में, बेचैनी में अपने नेल्स चबाते हुए, एंजाइटी से भरी हुई। वो अपने हस्बैंड के बास्टर्ड सन से निपटने के नए नए प्लान सोच रही, लेकिन अब प्रॉब्लम और भी बड़ी हो चुकी थी। ह्यून जू यॉन जैसे एस
एस रैंक हीरो का डो जून के साथ जुड़ना उसे अंदर से शेक कर रहा था। असिस्टेंट भी कोई खास हेल्प नहीं कर पा रहा था। इतने रिसोर्सेज बर्न करने के बाद भी वो ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर एस रैंक हीरो का डू जून से रिश्ता क्या है। अगर गलती से किसी ऐसे मॉन्स्टर को ऑफेंड कर दिया तो कंपनी का सारा पैसा भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। सबसे अलार्मिंग बात यह थी कि प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक सीओ डू जून आधिकारिक तौर पर एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पर रजिस्टर हुआ था, न कि हीरो के रूप में। टेस्टिंग मशीन्स में भी वही रिजल्ट आया, लेकिन जो कुछ भी वो लड़का कर चुका था उससे साफ था कि उसने कोई डेंजरस अवेकनिंग अचीव किया है। शायद उसके पास हीरो डिटेक्टर को डिसीव करने की एबिलिटी है या फिर कुछ उससे भी ज्यादा स्केरी। इस पूरी क्रूसेड में होंग हीजू करोड़ों झोंक चुकी थी और बदले में उससे सिर्फ थियोरीज और असम्पशंस मिल रहे। पूरी तरह लिविड होकर आखिरकार उसने आखिरी दांव खेला। उसने कांटेक्ट किया उस एस रैंक रास्कल से, कैंग यंग पियो से। इस बार ऑफर थी 20 अरब नहीं, पूरे 30 अरब वॉन, बस डू जून प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने। कॉल मिलते ही वो ग्रीडी बास्टर्ड हंस पड़ा। उसने कामली डिमांड कर दी डबल पेमेंट, यानी पूरे 60 अरब वॉन। यहाँ तक कि उसके अंडरलिंग्स को भी ये डिमांड थोड़ी ज्यादा अनरीजनेबल लगी। लेकिन कैंग यंग पियो सिर्फ लो लाइफ रास्कल नहीं था, वो एक श्रीव्ड बास्टर्ड भी था। उसे साफ दिख रहा था कि होंग हीजू के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। वैसे भी उसकी कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट करती है कि 60 अरब वॉन गायब हो जाएं तो बैलेंस शीट तक नहीं हिलेगी। और अब इक्वेशन में ह्यूनजू यॉन भी शामिल थी। एक और एस रैंक से टकराने का रिस्क लेने के बदले पेमेंट डबल करना इस बार सरप्राइजिंगली काफी रीजनेबल लग रहा था। अंडरलिंग ने मान लिया कि ह्यूनजू यॉन सच में एक डेंजरस ओपोनेंट है, लेकिन जैसे ही उसने किसी और एस रैंकर की तारीफ की, कैंग यंग पियो का फ्रेजाइल ईगो तुरंत हर्ट हो गया। गुस्से में आकर उसने अपने ही आदमी को गालियां देना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने जू यॉन के खिलाफ उसकी फाइटिंग प्रावेस पर डाउट किया। यंग पियो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि वो उस बिच को मुश्किल से 20 मिनट में खत्म कर सकता है। ऑब्वियसली अंडरलिंग ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बॉस को काम किया और उसकी ईगो को सहलाना शुरू कर दिया। तभी यंग पायो के चेहरे पर एक डिस्टर्बिंग स्माइल आ गई और उसने टॉपिक बदल दिया। अब बात चल रही थी हीरो एसोसिएशन के साथ उसके अपकमिंग ट्रांजैक्शन की। यंग पियो को साउथ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक बनाकर यूनाइटेड किंगडम भेजा जा रहा था ताकि वहां पहले बग प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सके। लेकिन यहाँ भी उसके लिए चीजें स्मूथ नहीं थी। हीरो एसोसिएशन इस बार वॉलेट कस कर बैठी। इतना ही नहीं, उन्होंने हीरो डिस्पैच का सिलेक्शन प्रोसेस पब्लिक भी कर दिया था। अब एस रैंकर्स के लिए डिप्लॉयमेंट को रिफ्यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। यंग पियो भले ही थग हो, लेकिन उसके हिसाब से हीरो एसोसिएशन थग्स से भी ज्यादा गंदा ग्रुप था। ऑपरेशन 3 दिन बाद होने वाला था। साउथ कोरिया अपने बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट हीरोज भेजने वाला था, जापानीज हीरोज के साथ मिलकर। कम से कम यंग पायो को किसी ताकशी नाम के बंदे से मिलने का मौका तो मिलेगा। फिलहाल मैकेशियन की वीकनेस अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। जो भी हीरो सबसे पहले ये क्रूशल इंटेल निकाल लेगा, उसकी पब्लिक इमेज सीधे टू द मून जाने वाली। इधर यूनाइटेड किंगडम में हालात और भी बिगड़ चुके थे। मैकेशियंस का एडवांस अब कैम्ब्रिज की तरफ बढ़ चुका। ब्रिटिश हीरोज लगातार लड़ रहे थे बिना रुके इन जायंट इंसेक्ट्स को रोकने के लिए। उन्होंने एक डिसेंट टीम असेंबल की थी। यूके होने की वजह से यहाँ ब्लेड यूजर्स ज्यादा थे। फ्रंट लाइन पर खड़े ब्रेव हीरोज एक सिंगल जायंट मैकेशियन से निपटने में भी स्ट्रगल कर रहे थे, जो पब्लिक में टेरर मचा रहा था। ये मैंटिस लाइक मॉन्स्टर इतना फास्ट और शार्प था कि स्लो मूविंग हीरोज को एक ही हिट में किल कर सकता था। लेकिन रिदम पकड़ते ही ब्रिटिश हीरोज ने कोऑर्डिनेटेड ऑफेंस शुरू किया। टीम का लाइनअप बैलेंस था और स्किल वाइज ये कोई वीक स्क्वाड नहीं थी। कुछ हीरोज ने मैजिक का यूज करके उसके थिक एक्सोस्केलेटन को तोड़ा और बाकी ने स्पीडी मेले अटैक्स से फॉलो अप किया। स्ट्रीट्स में बग ब्लड बहने लगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और पूरी ताकत झोंकने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना पहला मैकेशियन गिरा दिया, लेकिन सेफ्टी के लिए उन्होंने उसका मेंटिस हेड काट दिया। कहीं फेज 2 निकल आया तो प्रॉब्लम हो जाती। ब्रिटिश हीरोज ने फाइनली एक डब्ल्यू स्कोर किया, लेकिन सच्चाई ये थी कि एक सिंगल मॉन्स्टर को मारने में ही उनकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। और तभी जैसे डेस्टिनी ने उनकी हिम्मत कुचलने की ठान ली, कुछ और मैकेशियंस सरफेस हो गए। अगले ही पल बैटलफील्ड केओस में बदल गया। टीम को संभलने का मौका तक नहीं मिला और फिर एक ब्रूटल ब्लडी वाइप आउट। ब्रिटिश हीरोज ने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी। उन्होंने इनएविटेबल को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन क्लियर इन्फॉर्मेशन के बिना वे अननोन एनिमीज के सामने पूरी तरह हेल्पलेस थे। मैकेशियंस अब लगातार साउथ की तरफ एडवांस कर रहे थे। कैम्ब्रिज की स्टॉलवर्ट डिफेंस आखिरकार कोलैप्स हो गई। अब बग्स और कैपिटल लंदन के बीच सिर्फ करीब 60 किलोमीटर का फासला बचा था। जैसे ही मैकेशियंस लंदन को मैप से मिटाने के लिए फाइनल पुश करने वाले थे, आसमान से कुछ लुमिनस नीचे बरसने लगा। जैसे ही वो फ्लूइड बग्स के कांटेक्ट में आया, मैकेशियंस एक साथ सीज करने लगे। उनके पूरे शरीर में बर्निंग एगोनी फैल गई। कुछ ही सेकंड्स में रेजिस्ट करने की नाकाम कोशिशों के बाद वो एक एक करके गिरने लगे। पैरालिटिक उनके सिस्टम्स में फैल चुका। उनकी टेरिफाइंग वेपन्स, क्लॉज, स्पीड, सब कुछ बायोलॉजिकल वॉरफेयर के सामने यूजलेस हो गया। तभी ऊपर हवा में उस बारिश का सोर्स नजर आया, एक चॉपर जो मैंटिस आर्मी को सेफ डिस्टेंस से फॉलो कर रहा था। उसी चॉपर में मौजूद थे साउथ कोरिया और जापान के हीरो, जॉइंट कैवलरी। हर कोई शॉक में था कि ह्यूनजू यॉन का बताया हुआ इतना सिंपल सोल्यूशन इतनी जबरदस्त तरह से काम कर गया। रेड फ्लावर एंड सैप उम्मीद से कहीं ज्यादा इफेक्टिव निकला। मैकेशियंस उसे सही नहीं पा रहे थे। वो प्रैक्टिकली एम्प्टी हस्क्स में बदल चुके। जूयन के पास ही खड़ा था कैंग यंग पियो। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था ये कोई लकी गेस नहीं था। कोई भी मिरेकल से इतना परफेक्ट आंसर नहीं निकाल सकता। सब
सबको शॉक से बाहर निकालते हुए hyun ju yeon ने कमांड संभाली। उसने ऑर्डर दिया, स्काई डाइव करो और जॉब फिनिश करो। कोरिया की प्रीमियर एस रैंक हीरो के लिए रिस्पेक्ट और ऑ के साथ कैवलरी ने ब्रिटिश सॉइल की तरफ स्वान डाइव किया ताकि एक कैटेक्लिज्मिक इंसिडेंट को रोका जा सके। कुछ दिन बाद पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि यूके में क्या हुआ था और अनडिस्प्यूटेड एमवीपी कौन था। वापस कोरिया में एयरपोर्ट मीडिया और फैंस से भर चुका था। हर कोई देश की प्राइड की एक झलक पाने के लिए बेचैन था। रिपोर्टर्स और उनकी टीम्स hyun ju yeon पर एक्सक्लूसिव स्कूप के लिए लिटरली सेलिब्रेटिंग कर रहे थे। यूके एक्सपीडिशन की बेस्ट हंटर वही थी। उसी ने मैकेशंस की वीकनेस डिस्कवर की और ऑपरेशन को एंड तक लीड किया। उसने प्रैक्टिकली एक पूरे नेशन को डिस्पेयर से बचा लिया था। कहा जाता है कि डिपार्चर से पहले रॉयल फैमिली ने उसकी हीरोइज्म के लिए उसे नाइटहुड दी थी। जैसे ही hyun ju yeon ने एयरपोर्ट में कदम रखा, कैमरा फ्लैशेस और सिविलियंस की चीयर्स से पूरा टर्मिनल गूंज उठा। एक रियल सेलिब्रिटी की तरह hyun ju yeon कब का लाइमलाइट की आदी हो चुकी थी। उसके ठीक पीछे खड़ा था कैंग यंग पियो, पूरा ऑरा फार्म करने की कोशिश में, जैसे उसका फक्ड अप हेयर कट दिख ही नहीं रहा हो। जहां तक कैंग यंग पियो की बात है, एक्सपीडिशन में ज्यादातर मैकेशंस को मारने का क्रेडिट उसी को दिया जा रहा था, जबकि सच्चाई ये थी कि उसने ज्यादातर पैरालाइज्ड और हेल्पलेस बग्स को ही खत्म किया था। उस पूरे मिशन में करीब 200 हीरोज शामिल थे। कोरियन हीरोज की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से ही आज यूके मैप पर मौजूद है। न्यूज चैनल्स पर मैकेशन हंट की पूरी डिटेल्स दिखाई जा रही थी, जिसमें रेड फ्लावर एंड सेप वाली वीकनेस भी पब्लिक कर दी गई थी। शहर में चलते हुए एसईओ दोजिन ने ये न्यूज सुनी और एक पल के लिए रुक गया। उसे अच्छा लगा कि जूयन ने उसका इंटेल यूज किया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर कैंग यंग पियो का चेहरा आया, उसका मूड इंस्टेंटली सावर हो गया। स्क्रीन पर दिखता वो स्मग बास्टर्ड अब वो भी एक लूज एंड बन चुका था, जिसे जल्द डील करना पड़ेगा। एक हाई एंड रेस्टोरेंट के अंदर सीओ दोजिन कॉफी पी रहा, साथ में बैठी थी आज की सबसे चर्चित वुमन hyun ju yeon। उसने लविंगली छोटे यून यंग, ग्रैंड माँ और यहाँ तक कि डोजिन के लिए भी ढेर सारे गिफ्ट्स रख दिए। उसने वार्न किया कि अभी गिफ्ट्स मत खोलना, लेकिन डोजिन ने उसकी बात इग्नोर कर दी और गिफ्ट्स के पाइल में से कुछ स्टाइलिश कपड़े निकाल ही लिए। जूयन बस उसे उस इनवैल्यूएबल टिप के लिए थैंक्स कहना चाहती थी। डोजिन के कैजुअली दिए गए इंटेल की वजह से ही वो इस वक्त दुनिया की हॉटेस्ट हीरो बन चुकी। उस फेम और बेनिफिट्स के सामने कुछ अच्छे कपड़े प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं थे। इसलिए उसने कैजुअली प्रॉमिस किया कि जब भी डोजिन चाहे वो उसे कार या कुछ भी दिला देगी। ब्रो लिटरली गॉट अ शुगर मॉम प्रीमियम वर्जन। जूयन को पहले से पता था कि डोजिन कभी नहीं बताएगा कि उसे मैकेशंस की वीकनेस कैसे पता थी, फिर भी उसने पूछा। एज एक्सपेक्टेड ये बंदा प्राई करने लायक ही नहीं था। टॉपिक चेंज करते हुए जू यॉन ने उससे फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा। डोजिन कोई वर्ल्ड पीस का लेक्चर देने वाला टाइप नहीं है, लेकिन अगर उसने होंग ही जू और कैंग यंग पियो को टारगेट कर लिया तो चीजें मैसी हो जाएंगी। जू यॉन के सरप्राइज की कोई हद नहीं रही जब डोजिन ने कहा कि उसका इमीडिएट प्लान बस इतना है, एक नया घर खरीदना। आखिर जिस सेफ हाउस में उसकी फैमिली अभी रह रही है वो रेंटेड है। जब करंट स्टार हीरो और फॉर्मर सोर्ड गॉड आपस में रिकनेक्ट कर रहे थे, वहीं यूके एक्सपीडिशन का एक और स्टैंड आउट हीरो अपनी जिंदगी फुल एंजॉय कर रहा था। कैंग यंग पियो पूल पार्टी में डूबा हुआ था, चारों तरफ होज ही होज, सराउंडेड बाय लग्जरी और बॉडीज, फिर भी उसका दिमाग बार बार सिर्फ एक ही लड़की पर अटक रहा था, hyun ju yeon। कैंग यंग पियो जानता था कि वो लड़की पहले इतनी फॉर्मिडेबल नहीं थी, कहीं ना कहीं वो बदल चुकी है। उसे ये भी समझ आ रहा था कि जूयॉन जानबूझकर इस बात को छुपा रही है कि उसे उन बग्स की वीकनेस कैसे पता चले। कोरिया लौटते वक्त फ्लाइट में यंग पियो ने उसे पोक करने की कोशिश की और एसईओ दो जिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने लगा। उसने जानबूझकर वो इंसिडेंट छेड़ा जब दो जिन करप्ट प्रोसिक्यूटर के चक्कर में फंसा था और जूयॉन आखिरी मोमेंट में आकर सिचुएशन संभाल लेती। इतना ही नहीं, कांग चियोल वू के फटे जाने के वक्त भी वही मौजूद थी। ये समझते हुए कि वो उसे प्रोवोक कर रहा है, जू यॉन ने कामली कहा कि उस स्कफल की शुरुआत चियोल वू जैसे डम्बाइस ने खुद की थी। उससे पहले उसने डोजिन को मर्डर करने की कोशिश की थी और बुरी तरह फेल हुआ। कैंग यंग पायो के चेहरे पर एक ट्विस्टेड डिमेंटेड स्माइल आ गई और उसने अग्री किया। उसने भी माना कि वो इडियट पेटी कैश के लालच में अंधा हो गया, लेकिन फिर भी चियोल वू उसका कजिन था और वो उस रिश्ते को एक्सक्यूज बनाकर कभी भी एसईओ दोजिन से रिवेंज ले सकता था। एक पल के लिए जू यॉन ऑलमोस्ट इमोशन दिखा बैठी, लेकिन सामने बैठा श्रूड बास्टर्ड उसे बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। उसने तुरंत खुद को डिस्टेंस किया और साफ कहा कि अगर आगे कुछ होता है तो वो इंटरफियर करने की पोजीशन में नहीं होगी। यंग पियो कंफ्यूज्ड हो गया। उसे पूरा यकीन था कि जू यॉन और दोजिन के बीच कुछ ज्यादा ही क्लोजनेस है, लेकिन उसने बाकी फ्लाइट में उसे कंप्लीटली इग्नोर किया। जू यॉन ने बस अपना स्लीप मास्क लगाया और दोबारा नैप लेने लगी। फिर भी उस कॉन्वर्सेशन के बाद भी यंग पियो के मन से ये फीलिंग नहीं गई कि जू यॉन पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं थी। उसका पैरानॉइड दिमाग अब भी एसईओ दोजिन को लेकर कॉशियस बना हुआ था। उधर इंग्लैंड में लॉन्ग सटन, जहां से मॉन्स्टर ब्रेकआउट शुरू हुआ था, वो इलाका अब भी तबाही के निशान लिए खड़ा था। ब्रिटिश हीरो एसोसिएशन ने अपने लिमिटेड हीरोज को रिफ्ट्स के अंदर डिप्लॉय किया ताकि सेकंड वेव आने से पहले कम से कम मैजिक स्टोन्स सिक्योर किए जा सकें। बाहर खड़े गार्ड्स आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि मैकेशंस को बस रेड फ्लावर एंट एसएपी से रोका जा सकता है तो वो आराम से डी रैंकर्स बनकर शाइन कर सकते थे। अगर वेव को अर्ली स्टेज में रोक लिया जाता तो अनगॉडली अमाउंट में मैजिक स्टोन्स फार्म किए जा सकते थे। असल बात यह है कि एक बार जब किसी रिफ्ट से मॉन्स्टर वेव निकल जाती है तो वो कभी गेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता और सेकंड वेव में अक्सर
अंदर कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर्स निकलते हैं। रिकॉर्ड्स में ऐसे कई केसेस हैं जहां सेकंड वेव ने पूरे पूरे देशों को इरेज कर दिया। अननोन फैक्टर ही सबसे खतरनाक होता है और तभी अचानक उस रिफ्ट ने थ्रॉब करना शुरू कर दिया। रेड टीम कुछ देर पहले ही अंदर मैजिक स्टोन्स हार्वेस्ट करने गई थी और अब कुछ बहुत गलत होने वाला था। अभी सिर्फ 5 घंटे ही हुए थे, फिर भी डी रैंक गार्ड्स ने निगरानी और सख्त कर दी थी, क्योंकि रिफ्ट्स के आसपास डेस्परेट सिविलियंस का लूस मैजिक स्टोन्स चुराने आ जाना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। माइनिंग टीम के बाहर आने के बजाय पूरा रिफ्ट ही जैसे टूटकर बिखर गया। रिफ्ट से कोई और ही बाहर निकला, ना इंसान ना हीरो। उसका ह्यूमनॉइड चेहरा स्कार्स से भरा हुआ और जो आर्मर उसने पहन रखा था वो किसी और ही दुनिया का लग रहा था। ये आदमी बिल्कुल भी हीरो नहीं था। उसके कपड़े और जख्म इतने अनरियल थे कि देखने वालों की रूह कांप जाए। गार्ड्स HQ से कांटेक्ट भी नहीं कर पाए थे कि अचानक उनका शरीर उनके कंट्रोल से बाहर चला गया और वो हवा में तैरने लगा। उस आदमी ने बस एक कदम आगे बढ़ाया और ऐसा लगा जैसे उसने टेलीपोर्ट कर लिया। बिना किसी एफर्ट के उसने गार्ड्स को हवा में उठाए रखा। ब्रिटिश गार्ड नंबर 1 ने यूके की सिग्नेचर वेपन 3 नाइव्स से काउंटर करने की कोशिश की। ब्लेड्स अपने टारगेट तक पहुंची, लेकिन हवा में कई सर्कुलर ग्रीन लाइट्स उभरी और उन नाइव्स को ऐसे मिटा दिया जैसे वो कभी थी ही नहीं। भारी खुरदरी आवाज में उस आदमी ने कहा कि ये गार्ड्स बेहद वीक हैं। उसने मुट्ठी भींची और ग्रीन लाइट्स ने हरकत की। अगले ही पल गार्ड्स के शरीर टुकड़ों में कटने लगे। आर्म्स, लेग्स सब अलग। जॉब करते करते बिना लिम्ब्स का मैनिकिन बन जाना, इससे ज्यादा हॉररिंग कुछ नहीं हो सकता। उसके शरीर से एक डार्क मीजमा निकलने लगा। उसी मीजमा से उसने स्पेस पर कंट्रोल लिया और एक गार्ड का स्मार्टफोन अपनी ओर खींच लिया। उसने डेट चेक की। अर्थ पर आए हुए पूरे 10 साल हो चुके थे, फिर भी उसका मिशन अभी 20% भी पूरा नहीं हुआ था। इतने डिमेंशन रिफ्ट्स खोलने के बाद भी क्या उसे फेलियर मान लेना चाहिए? नहीं, बस माइना कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी। लेकिन उससे पहले इस प्लेनेट को थोड़ी सफाई की जरूरत थी। वीकलिंग्स को वीड आउट करने का समय आ चुका था। दूसरी तरफ साउथ कोरिया के पाजू रीजन में एक लड़का अपनी रूटीन फार्मिंग पर निकला हुआ था। दुनिया के दूसरे कोने में क्या तबाही मच रही है उसे कोई अंदाजा नहीं था। एक बैकपैक टांगे SEO डोजिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घूम रहा था। तभी उसके सेंसेस अलर्ट हो गए। जमीन में एबनॉर्मल वाइब्रेशंस महसूस हो रहे, जैसा उसने सोचा था। डिस्गस्टिंग वर्म मॉन्स्टर्स का एक पूरा बटालियन जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। उनके शरीर मेटेलिक स्पाइक्स से भरे थे और मुंह शार्प फैंग्स की लेयर्स से। इतने फ्लैशी पावर डिस्प्ले के बीच डोजिन बिल्कुल काल्म खड़ा, न पैनिक न फियर। मॉन्स्टर्स की ओर देखने के बजाय उसने नीचे ध्यान दिया, उन होल्स की तरफ जो वर्म्स ने जमीन में बना दिया। और यही से असली फार्मिंग शुरू होने वाली। दो जिन ने बस एक नजर में जमीन के होल को देखा और अंदाजा लगा लिया। 100 मीटर रेडियस के अंदर लगभग 26 वर्म्स अंडरग्राउंड मौजूद हैं। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान आई। उसने अपने हाथ में मना इकट्ठा किया, बग्स को टेस्ट करने के लिए बेचैन। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, पहले अटैक में कितने बच पाएंगे? उसने कॉन्सेंट्रेटेड मैना ब्लास्ट को सीधे होल के अंदर दाग दिया। उसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं। फिर अचानक पूरे इलाके में जबरदस्त एक्सप्लोजन्स गूंज उठे। डिब्री, आग और जलती लपटों के साथ नीचे छिपे हर वर्म को जमीन के ऊपर आने पर मजबूर होना पड़ा, वरना जिंदा जल जाना तय था। डोजिन हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क में विश्वास रखता है। इस टेक्निक से ना उसे हाथ गंदे करने पड़े, ना अपनी ड्रिप खराब करनी पड़ी। वो आराम से उन डिस्गस्टिंग वर्म्स से फ्री मैजिक स्टोन्स फार्म कर रहा था। उसी वक्त सिटी के अंदर एक बेहद सीरियस मीटिंग चल रही। कोरिया हीरो एसोसिएशन के डेप्यूटी डायरेक्टर मिन होंकी और उनके बॉस ना ताइवांग एक ऐसे यंग मैन पर चर्चा कर रहे थे जिससे डील करना मुश्किल होता जा रहा। जाहिर है बात SEO डोजिन की ही हो रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी स्ट्रेंथ को स्टैंडर्ड हीरो मीटर से मेजर ही नहीं किया जा सकता था। एसोसिएशन के कुछ एग्जीक्यूटिव्स, खासकर वाइस प्रेसिडेंट पार्क स्योंग चोल, इसे न सिर्फ प्रिपोस्टरस बल्कि डेंजरस भी मानते थे। उनके हिसाब से ऐसा इंसान खुलेआम देश में घूम रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। वो चाहते थे कि SEO डोजिन एसोसिएशन को जवाब दे। डेप्यूटी के इंटेल के मुताबिक CO डोजिन से जुड़ी हर अजीब घटना की जड़ कंग छे ओलवू की उस इविल प्लान से शुरू होती है। गेट रेड में जहां डोजिन को मर जाना चाहिए था, वहीं उसने अवेकन किया और उसी दिन से वो पूरी तरह बदल गया। इसके बाद उसने बदला लिया और मापो के नए रिफ्ट को अकेले हैंडल कर लिया। हाँ, कई बार उसके एक्शंस जरूरत से ज्यादा ब्रूटल रहे, लेकिन उसके पास हर बार ठोस वजह थी। कुल मिलाकर SEO डोजिन की पावर को एक ही कैटेगरी में रखा जा सकता था, ओवरवेलमिंग फोर्स। न ताइवांग ने सोचा कि एक वाइल्ड हॉर्स को काबू में करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जब वही घोड़ा आपके स्टेबल में हो तो यही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस डिस्कशन की असली वजह थी डोजिन की एक रिक्वेस्ट, ऑफिशियल हीरो लाइसेंस। उसे स्पेशल प्रिविलेज दी गई थी कि वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर स्किप कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक गारंटर था और वो गारंटर कोई और नहीं बल्कि देश की गोल्डन गर्ल S रैंक ह्युन जू यॉन थी। उसका नाम सुनते ही एसोसिएशन के बूढ़े अफसर हक्के बक्के रह गए। इस वक्त जूयॉन की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि उसे ऑफेंड करने का रिस्क कोई नहीं ले सकता था। नतीजा ये निकला कि SEO डोजिन का हीरो लाइसेंस बिना किसी अड़चन के अप्रूव कर दिया, फास्ट ट्रैक। और इसी तरह बिना एसोसिएशन के दफ्तर में कदम रखे SEO डोजिन ऑफिशियली साउथ कोरिया का 8वां S रैंक हीरो बन गया। अपनी नई S रैंक स्टेटस की बदौलत अब डोजिन दिल खोलकर किसी भी रिफ्ट जोन में हंट कर सकता है। सच कहें तो ऐसा प्रिविलेज होना बिल्कुल भी बुरा नहीं।
पाजू रिफ्ट जोन में जिस तरह से उसने तबाही मचाई, खतरनाक वर्म्स को जला जला कर राख बना दिया, उसकी खबर बहुत जल्दी एसोसिएशन के डायरेक्टर तक पहुंच गई। वो डरावना सा बूढ़ा डायरेक्टर ये सुनकर काफी अम्यूज्ड हो गया कि देश का नया एस रैंकर अपने टाइटल पर अभी से खरा उतर रहा है। आखिर रोज रोज कोई हीरो अकेले बिना गिल्ड या एलाइज के सेकंड डिग्री रिफ्ट में घुसकर मैसेकर नहीं करता। आम लोगों की नजर में तो ये सीधी सी इंसैनिटी। जो वाइस प्रेसिडेंट पहले एसईओ दो जिन के सबसे बड़े विरोधी थे, अब वही ये सजेस्ट करने लगे कि इस यंग मैन की आइडेंटिटी पब्लिक कर दी जाए ताकि एसोसिएशन एक नए राइजिंग स्टार को प्रमोट कर सके। लेकिन शुक्र है कि डेप्यूटी डायरेक्टर मिन होंकी ने उस लालची और बेवकूफाना आइडिया को वहीं रोक। मिन होंकी ने साफ कहा कि किसी को भी पब्लिक फिगर बनाने से पहले सबसे जरूरी है उस इंसान की कंसेंट। बिना पूछे उसे स्पॉटलाइट में धकेलना सही नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट ने तर्क दिया कि अनरेस्ट के इस दौर में लोगों को एक नए एस रैंक हीरो के रूप में होप का सिंबल देना मैसेज का स्ट्रेस कम कर सकता है। उसने पूरी कोशिश की कि डायरेक्टर नथाई वोंग को मना ले, लेकिन वो बूढ़ा इतना लापरवाह नहीं था। एसोसिएशन कोई भी कदम उठाने से पहले वो लड़के से फेस टू फेस मिलना चाहता था। उधर डेविल की बात चल ही रही और सीओ दो जिन अभी भी अपने वर्म किलिंग मैराथन में लगा हुआ था। अगर वो माना एक्सप्लोजन इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो फिर सीधी सादी ब्रूट फोर्स से काम ले रहा था। एक वर्म को काटते ही बाकी रिगलिंग बास्टर्ड्स उसके ऊपर मंडराने लगते। आम हीरोज के लिए ये मॉन्स्टर्स नाइटमेयर होते, लेकिन डोजिन के दिमाग में उनकी हर मूव पहले से टेलीग्राफ थी। उसने अपने हाथ को जलते हुए मैना से एनहेंस किया और एक जबरदस्त वाइड स्वीप मारा। उसी एक वार में दर्जनों वर्म मॉन्स्टर्स जलते खटते हुए सिर से धड़ अलग हो गए। वो जमीन पर उतरा और उसके पैरों के चारों तरफ डेड वर्म्स की लाशों का ढेर गिर पड़ा। डोजिन उन कॉर्प्सेस के पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर पूरा ऑरा फार्म कर रहा था। उसके हाथ अब भी टेक्निक के आफ्टर बर्न से सुलग रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बची खुची फ्लेम्स को झटक कर बुझा दिया। जैसा कि उम्मीद थी, लगातार हाई लेवल मॉन्स्टर्स को हंट करने और मारने में मैना कंजम्पशन कोई मजाक नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आखिरकार एसईओ डोजिन ने डिसाइड किया कि अब उसे एक बिफिटिंग वेपन चाहिए और जाहिर है सही इक्विपमेंट लेने की सबसे बेस्ट जगह थी गासन हीरो कॉम्प्लेक्स। सीओ डोजिन ने एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला स्टोर चुना और अंदर घुस गया। अंदर काउंटर के पीछे एक ब्रूज्ड अप सा डूड बैठा था, बोर्डम मारने के लिए फोन चला रहा था। जैसे ही वेलकम बेल बजी, उसने बिना ऊपर देखे ही पूछ लिया कि कस्टमर की रिजर्वेशन है या नहीं। एसईओ दो जिन ने उस बेकार सवाल को इग्नोर किया और सीधा अपना बैकपैक काउंटर पर पटक दिया। उसने ठंडे लहजे में कहा कि वो अंदर पड़े मटेरियल से एक वेपन क्राफ्ट करवाना चाहता है। ये सुनकर वो बम चिढ़ गया और बोला कि बिना रिजर्वेशन वो किसी को सर्विस नहीं देते। सच ये था कि डोजिन को इस स्ट्रिप के लगभग हर शॉप से रिजेक्ट किया जा चुका था। सब बोल रहे थे कि वो फुली बुक्ड है। ये अकेली शॉप थी जिसने उसका फोन कॉल उठाया था। फिर भी वो बम सीधा मना कर देता है। असल में उसे इस बात का गुस्सा था कि उसे फोन से नजर हटानी पड़ी। डोजिन का पेशेंस अब डेंजरसली थिन हो चुका था। उसने एक झटके में उस बम को कॉलर से पकड़ लिया। गालियां और थ्रेट्स को इग्नोर करते हुए डोजिन ने बस इतना पूछा कि शॉप का ओनर कौन है। वो लड़का बड़ी अकड़ से बोला कि उसका फादर इस बिजनेस का मालिक है। डोजिन ने ठंडे अंदाज में कहा कि फिर बेटर है वो जल्दी से डैडी को कॉल कर ले। सीओ डोजिन यहाँ किसी रैंडम रीजन से नहीं आया था, बल्कि उसे एक ट्रस्टेड रिकमेंडेशन मिली। उसने उस लड़के को छोड़ दिया। वो स्कॉफ करता हुआ पीछे के रूम में गया और अपने फादर को बुलाया। थोड़ी देर बाद वर्कशॉप से एक बूढ़ा आदमी निकला जिसने मॉडिफाइड वेल्डिंग मास्क पहन रखा था। उसका नाम था चॉय चियोल गुआन, हीरो आर्मामेंट्स का मास्टर क्राफ्ट्समैन। डोजिन ने बताया कि वो यहाँ ह्युन जू यॉन की रिकमेंडेशन पर आया है। ये नाम सुनते ही फादर सन दोनों सीरियस हो गए। आखिर पूरा देश उस नाम को जानता है। ओल्ड मैन चॉय को बस इस बात पर हैरानी हुई कि कोई एस रैंक सेलिब्रिटी उसकी क्राफ्ट के बारे में जानती है। एसईओ दो जिन चिट चैट के मूड में नहीं था। उसने सीधे अपने बैग से मटेरियल्स निकाल दिए। मास्टर क्राफ्टमैन ने ध्यान से इंस्पेक्शन किया और पहचान लिया कि ये जायंट ब्लैक वाइपर का फैंग है। ऐसा मटेरियल उसने काफी समय बाद देखा था। एसईओ दो जिन की डिमांड सिंपल थी। उसे इसी मटेरियल से एक डिसेंट स्वॉर्ड चाहिए और वो भी जितनी लंबी हो सके उतनी। ओल्ड मैन चॉय ने इस रिक्वेस्ट का विरोध किया। उसने समझाया कि नॉन मेटल मटेरियल्स को ज्यादा स्ट्रेच करने से उनकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। उसके हिसाब से इसी मटेरियल से 2 मीडियम साइज्ड स्वॉर्ड्स बनाना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ये वीक एस कॉम्प्रोमाइज सुनते ही डो जिन ने उसकी तरफ देखा और अगला सवाल दाग दिया,